हेलो नमस्ते, मैं प्रवीण सेंवर एक बार फिर आज के एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये हमारा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तकनीक, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। ये भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है जो कि पशु पालन, जो हमारी डेयरी फार्मिंग है उसका भविष्य है। ये भविष्य की तकनीक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी इस तकनीक का उपयोग थोड़ा कम हो रहा, लेकिन जैसे जैसे आगे हम इस तकनीक में और विकास करेंगे, हम इस तकनीक को और ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, जिससे कि हम इसका अधिक यूज कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तकनीक क्या होती है? भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में क्या होता है, निश्चित भ्रूण दाता मादा से ग्राही मादा में स्थानांतरित किए जाते हैं। चलो यहाँ पे आप इन वर्ड पर ध्यान देना, एक होता है दाता मादा, एक है ग्राही मादा। देखो, निषेचित भ्रूण होता है उसको दाता मादा यानी डोनर मदर होती है, उससे एक रिसिपेंट मदर में ट्रांसफर किया जाता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गाय से हम भ्रूण को निकालेंगे, निषेचित भ्रूण को निकालेंगे और एक ग्राही मादा में उसको ट्रांसफर कर लेंगे, यानी एक गाय से दूसरे गाय में भ्रूण को ट्रांसफर करना, यही भ्रूण प्रत्यारोपण होता है। अब इस तकनीक की खास बात यह है, इस तकनीक में जो निषेचित होना है अंडे का या निषेचन का काम, फर्टिलाइजेशन का काम तो होता है एक दूसरी गाय में, और उसके भ्रूण का आगे विकास, उसका भरण पोषण है वो एक अन्य गाय में होता है। तो जो जिसका अंडे में निषेचन होता है उस गाय को हम दाता मादा कहते हैं। वो क्या करेगी, ग्राही माँ में उस भ्रूण को स्थानांतरण करने के लिए देगी। और जो ये ग्राही माता होती है उसको हम डोनर रिसिपेंट, जो ये ग्राही मादा होती है वो आगे उसका गर्भकाल होता है पूरा, 9 महीने का है, 10 महीने का है, जो भी गर्भकाल होता है अलग अलग पशुओं में अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उसका भरण पोषण करेंगी, अपने कोख में उसको रखेगी। इस मादा को बोलते हैं सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर का होता है उदार माँ की कोख। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ी आदि में काम में ली जा सकती है। ये तकनीक गायों के अलावा भी भैंस में, भेड़, बकरी, घोड़ी आदि में काम ली जा सकती है, और भी अन्य जानवर। यहाँ तक कि हम इस तकनीक का उपयोग इंसानों में भी किया जाता है। देखो, इंसानों में इस तकनीक का उपयोग क्या किया जाता है, कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ एक्ट्रेस होती हैं, वो चाहती हैं कि अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए वो अपनी शारीरिक स्थिति को, जो बच्चे पैदा करके वो उसको बिगाड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो क्या करती है, इस तकनीक का उपयोग करके सैरोगेट मदर का सहारा लेके अपने खुद के बच्चे को जन्म दे सकती हैं, और उनके सारे शरीर पर भी किसी प्रकार का असर नहीं होता है। नेक्स्ट है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई, कई बार क्या होता है जो हमारे इंसानों में, कि उनमें क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, उनमें गर्भाशय संबंधी कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण भी उनके गर्भाशय में बच्चा गर्भ ठहर नहीं पाता, जिसके कारण उन्हें सैरोगेट मदर का सहारा लेना पड़ता है। चलो, इस तकनीक के क्या लाभ हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि ये थोड़ा जटिल प्रोसेस है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, आगे डायग्राम देखोगे, उसके माध्यम से जानोगे, तब तब आपको अच्छी प्रकार के समझ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो यहाँ पे मत छोड़िए, आप इसको पूरा देखिए इस वीडियो को। फिर है भ्रूण प्रत्यारोपण का प्रयोग, उन्नत प्रजनन सांडों का उत्पादन। इस पद्धति से हम उन्नत नस्ल के सांडों का उत्पादन अधिक कर सकते हैं। इस विधि द्वारा संक्रामक रोग फैलने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इस विधि को हम प्रयोगशालाओं में या हम अपने हिसाब से करते हैं, तो हम निसंक्रमण की सारी विधियों का ध्यान में रखते हैं। जीवित पशुओं की तुलना सैकड़ों सुरक्षित भ्रूण दुनिया भर में अत्यंत कम लागत में पहुंचाए जा सकते हैं। आसार पशुधन का सस्ता आनुवंशिक पदार्थ के सरल वैश्विक परिवहन का साधन है। इस तकनीक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक ही गाय के, एक ही अच्छी नस्ल की, श्रेष्ठ नस्ल की गाय है, मैं अभी गाय का उदाहरण दे रहा हूँ, एक ही पशु है, श्रेष्ठ नस्ल का पशु है, उसमें हम क्या करेंगे, बहुत अधिक अंडाणुओं का निर्माण करेंगे। एक गाय में मान लो, एक गाय एक समय में एक अंडाणु का निर्माण करती है, तो हम उसको
इस तकनीक के माध्यम से हम एक समय में 10, 15, 25, 30 इतने संख्या में अंडाणुओं का निर्माण करवाएंगे, फिर उनको उसी माह में निश्चेदित करवा के उनको उस माह से बाहर निकाल लेंगे। और अब उन भ्रूण को बाहर निकाल के हम वैश्विक रूप से परिवहन के माध्यम से हम उनको कहीं पे भी भेज सकते हैं। फिर वहाँ पे एक रिसिपेंट यानी सैरोगेट मदर होगी, उसमें उन भ्रूण का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जिससे कि उनमें ये, जिस प्रकार हम ईआई के सीमन से हम, जैसे मान लो किसी सांड का सीमन निकाल के हम उनको सैकड़ों पशुओं को गर्भित कर सकते हैं, इसी प्रकार एक गाय से कुछ बहुत अधिक मात्रा में ओव्यूलेशन करवा के उनको 20, 25, 30 बहुत अधिक गायों में एक समय में भ्रूण को प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये श्रेष्ठ मादा में अत्यधिक अंडाणु प्राप्त कर, जैसा मैंने बताया, अधिक अंडाणु प्राप्त करेंगे। भ्रूण प्रतिरतन, उन्नत नस्ल द्वारा उस नस्ल के मादा का, उसका विस्तार, उस नस्ल के पशु का हम विस्तार कर पाएंगे, अच्छी श्रेष्ठ नस्ल को अधिक बढ़ा पाएंगे। हाल जो कि एक समय में एक भ्रूण का निर्माण करती थी, एक बच्चे का निर्माण करने में 9 महीने लगते थे, उसी को हम 20-25 गायों में एक साथ करवाएंगे तो 9 महीनों में 20-25 बच्चे हमें प्राप्त हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, कुछ प्रजातियां होती हैं जो कि क्या होती हैं, विलुप्त होने की कगार पर होती है। उन विलुप्त होने की जो प्रजातियां हैं, उनके भ्रूण को हम भ्रूण बैंक में संरक्षित करके इस विधि के माध्यम से रख सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर इसका कहीं पे उपयोग हो सके तो हम आसानी से कर सकते हैं। फिर इस पद्धति के माध्यम से बूढ़े पशुओं में भी अतिरिक्त संततियां प्राप्त की जा सकती हैं। जैसा कि कोई पशु बूढ़ा हो गया है, अब उसमें हम प्रजनन नहीं करवा सकते और उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक बच्चे का पालन पोषण कर सके, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसमें मल्टी ओव्यूलेशन करवाएंगे, फिर उनसे भ्रूण को बाहर निकाल के सैरोगेट मदर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। फिर इस विधि शोध एवं आनुवंशिक अनुसंधान के लिए ये बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। शोध संस्था के लिए ये विधि इंपॉर्टेंट है। फिर है सिलेक्शन ऑफ डोनर एंड रिसिपेंट। अब हमें आगे बढ़ रहे हैं, हमें सिलेक्शन करना है किसका, हमें सिलेक्शन करना है डोनर का, दाता का चयन करना है और एक ग्राही का चयन करना है। तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है, वो बिंदु जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। दाता का चयन मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर करता है, जैसे ये बातें क्या है, पशु दूसरे पशुओं की तुलना में अधिक अनुवांशिक, जिस पशु का हमें चयन करना है वो हमारे समूह में सबसे अनुवांशिक गुणों में सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। उत्तम श्रेणी की उर्वरता होनी चाहिए, उसमें अंडाणुओं के निर्माण की, उनके निश्चेषण की क्षमता बहुत अधिक यानी उत्तम होनी चाहिए। संतान की विकेरता और उनसे जो संतान प्राप्त होती है वो भी बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है दाता पशु में प्रजनन संबंधी व्याधियां। हमें उस पशु का चयन करना है जिसमें किसी भी प्रकार की मध्यचक्र की अनियमितता ना हो, गर्भाशय संबंधी कोई बीमारियां ना हो, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का रुकना ना हो, गर्भपात ना हो, डिस्टोकिया, ऐसी समस्या का सामना उस पशु में कभी नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी समस्या है तो वो भविष्य में उसके संतानों में हो सकती है। तो हमें इनका थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर है युवा पशु स्वस्थ एवं मुख्य रोगों से मुक्त होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक डिंबकरण हो सके। पशु भी स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी जो अनुवांशिक बीमारियां वो भी नहीं होनी चाहिए जो कि भविष्य में संतति में आ सके, उनका भी हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रिसिपिएंट। हमें ग्राही के चयन के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। ग्राही के चयन के लिए उच्च उर्वरता वाली हनी ऐसी पशु का चयन करना है, वो संतान को भरण पोषण के लिए, गर्भ धारण के लिए और अपने पूर्ण गर्भ काल तक उस पशु का अच्छी प्रकार से भरण पोषण कर सके। भले ही ग्राही मादा है वो भले ही अच्छी नस्ल की नहीं हो, लेकिन उसकी शारीरिक व्यवस्था, उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए वो क्या कर सके, प्रसव के बाद उस पशु जो संतति प्राप्त हो सके उसको दूध अपना पिला सके। फिर है नेक्स्ट गर्भाशय ग्रीवा मध्यचक्र डाइस्ट्रस अवस्था अवरोध होनी चाहिए। इसकी जो भी ये गर्भाशय, ये इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, ग्रीवों में रुकावट नहीं होनी चाहिए, मध्यचक्र में अनियमितता नहीं होनी चाहिए, डाइस्ट्रस अवस्था अवरोध रहित हो। फिर है ग्राही सभी संक्रमित रोगों से मुक्त होना चाहिए। जो ये ग्राही है उसमें किसी प्रकार का संक्रमण रोग नहीं होना चाहिए जो कि आगे बच्चे में हो सके। फिर है ग्राही में जैसे कुछ बीमारी होती हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं, टीबी, ब्रुसेलोसिस, जॉन्स डिजीज, ये नहीं होनी चाहिए। इनका हमें चयन से पूर्व ये जांच हमें आवश्यक रूप से कर लेनी चाहिए। फिर देखो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इस प्रक्रिया को हमें ध्यान में रखना है। अब देखो
कुछ बिंदु को यहाँ पे मैंने दर्शाया है, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। दाता एवं ग्राही का चयन, हमने उन पहले जिन दाता एवं ग्राही के लिए निम्न 2 बिंदु, जो भी बिंदु है उनको हमने पढ़ा है, वो आपको पता ही है। दाता का चयन के लिए क्या आवश्यक है, ग्राही के चयन के लिए क्या आवश्यक है। फिर अधिडिम्बकरण यानी सुपर ओव्यूलेशन, हमें एक समय में एक से अधिक अंडाणुओं का निर्माण करवाना है तो उसको बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। एक समय में एक से अधिक अंडाणुओं का निर्माण, ये किस प्रकार होगा, ये होगा जब हम पशु में FSH हार्मोन दे देंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देंगे, जो जिसके कारण क्या होगा, सुपर ओव्यूलेशन होगा, एक समय में एक से अधिक अंडाणुओं का निर्माण होगा। फिर नेक्स्ट है मध्य तुल्यांकन, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, ये जो ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन है ये एक प्रकार की पद्धति होती है। जैसा कि हमने सुपर ओव्यूलेशन करवा लिया, हमने सैरोगेट मदर का चयन किया, तो सुपर ओव्यूलेशन में एक से अधिक होंगी तो हमें भी एक से अधिक सैरोगेट मदर का चयन करना हो। जैसे मान लो हमने 10 पशुओं का चयन किया है, तो आप सोचो उन 10 पशुओं में मध्य चक्र की नियमितता, मध्य चक्र ऐसा तो नहीं है कि इसमें 1 तारीख को मध्य चक्र शुरू हो रहा है तो सभी पशुओं में 1 तारीख को शुरू होगा, किसी में 15 तारीख को शुरू होगा, किसी में 10 तारीख को शुरू होगा, किसी में 5 तारीख को शुरू होगा। तो ऐसे में उनमें एक साथ भ्रूण का ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए क्या तरकीब अपनाई है, इसके लिए हमने ये तरकीब अपनाई है, हम ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन तकनीक का उपयोग करके उसको LH हार्मोन देंगे। ये जो एक प्रोसेस होता है ये हमारे फील्ड का प्रोसेस है, ये अभी आपको जानने के लिए आवश्यक नहीं है, ये हमारे इतना कोर्स से रिलेटिव नहीं है। तो जो ये ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन है इसमें क्या होगा, हम उसको एक LH हार्मोन दे देंगे जिसके कारण हम एक निश्चित समय तक उसमें मध्य चक्र को रोक सकेंगे। हम उस मध्य चक्र को इन 10 पशुओं में ये हार्मोन दे देंगे जिसके कारण इनमें मध्य चक्र रुक जाएगा, फिर हम इसको वापस शुरू कर देंगे हमारी इच्छा अनुसार, हमें जिस समय शुरू करना है। 1 तारीख, मान लो 1 तारीख को सबका साथ में होना चाहिए तो हम उच्च LH के प्रभाव को खत्म कर देंगे तो वो सभी में एक साथ भ्रूण के निश्चित होने की क्षमता पैदा हो जाएगी। फिर है ब्रीडिंग, फिर है प्रजनन भी आवश्यक है, हम 2 पशुओं को प्रजनन कराएंगे तभी तो इनमें निश्चेषण होगा। फिर है भ्रूण का संग्रहण, हमें डोनर के गर्भाशय अंडवाहिनी से भ्रूण को बाहर निकालना है, हम उनको भ्रूण को बाहर निकालेंगे। फिर भ्रूण का मूल्यांकन के लिए उसको हम लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, चेक करेंगे कि ये भ्रूण है जो सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है, भ्रूण एकदम सुरक्षित है, वो उसका ध्यान रखेंगे। फिर उस भ्रूण को हम किसी अन्य पशु में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारा प्रोसेस जो अभी मैंने बताया थोड़े थोड़े वाक्य में, हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से आगे अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो आगे देखते हैं इसका क्या है। फिर ये डायग्राम है, चलो इस डायग्राम में देखो, ध्यान रखो यहाँ पे एक ये तो चलो हमने एक नर पशु का शहर का चयन किया है, अच्छी और उच्च कोटि की गुणवत्ता वाला पशु का चयन किया, और एक हमने एक डोनर, वो भी अच्छी जेनेटिक, उसका जो अनुवांशिक जेनेटिक क्षमता वो बहुत ही अच्छी है, उसका चयन किया है। फिर उसमें हमने एक FSH हार्मोन दिया है, FSH हार्मोन देंगे तो सुपर ओव्यूलेशन होगा, एक से अधिक अंडाणुओं का निर्माण होगा। अब यहाँ से देखो ये चक्कर यहाँ से शुरू करते हैं, हमने एक डोनर का चयन किया, उसमें हमने इंजेक्शन दिया FSH, जिसके बाद एक से अधिक मल्टीपल ओव्यूलेशन हुआ। फिर हमने किसी एक उच्च कोटि की गुणवत्ता के सांड का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ ईस्टर्स हमने AI की, AI के माध्यम से जो सुपर ओव्यूलेशन में जो भी भ्रूण है, जो भी अंडाणुओं को निर्माण हो उनसे AI के माध्यम से उनको निश्चित करेंगे। तो यहाँ पे देखो रिकवरी ऑफ एम्ब्रियोज, हमें कुछ भ्रूण मिलेंगे। हालांकि नेचुरल रूप से देखेंगे तो इसमें एक ही भ्रूण होता है, यहाँ पे हमें 3 दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ पे 3 से भी अधिक हो सकते हैं। तो हम 3 का देखते हैं, सबसे पहले 3 के बारे में पढ़ते हैं। हमें समझने के लिए यहाँ पे 3 दर्शाए हुए हैं, हालांकि 3 से अधिक होते हैं। सुपर ओव्यूलेशन में ये निश्चित भ्रूण हमें प्राप्त हो गए, यहाँ से AI करवाई तो फिर यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गई, 3 निश्चित भ्रूण प्राप्त हो गए। फिर इन निश्चित भ्रूण को हम फिर एक अन्य पशु का चयन करेंगे, कौन सी, क्रॉस ब्रीड रिसिपेंट। इसमें भले ही इसका जेनेटिक मटेरियल, इनका जेनेटिक क्षमता में कमी हो, परंतु इसमें अच्छी उसकी उर्वर क्षमता होती है, यानी भ्रूण को रखने की क्षमता होती है, गर्भकाल या बच्चे के पालन की अच्छी क्षमता, ऐसी मादाओं को हम लेंगे।
यहाँ से इन भ्रूण को लेके इन मादाओं में भ्रूण का ट्रांसफर कर देंगे। फिर ट्रांसफर करने के बाद ये जो भी उसका गर्भकाल होता है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसमें उनका रखेंगे। फिर जो संतानें पैदा होगी वो इनमें सब में, संतानें तो ये पशु पैदा करेंगे, जो ये रिसिपिएंट है, सैरोगेट मदर हैं, ये पैदा करेंगी, परंतु उनमें जो आनुवंशिक गुण हैं वो इस डोनर के होंगे या इस पशु के होंगे, ना कि इस पशु के होंगे। इस पशु का महत्व तो यहाँ पे इतना ही है कि ये केवल इन भ्रूणों का भरण पोषण करेंगे। बस इनका यही काम, इन पशु का यही काम है कि ये इन भ्रूणों का भरण पोषण करेंगे, और जो भ्रूण से जो बच्चे प्राप्त होंगे उनमें प्रजनन क्षमता, उनका आनुवंशिक गुण सारी इस डोनर की होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो से संबंधित आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो आप आवश्यक रूप से कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले, और इसका हम एक नए वीडियो के साथ आपका कमी को पूरा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।